हेलो बच्चों, वेलकम टू 50-50 लर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आज नई वीडियो में। वीडियो में हम पूरा सैम्पल क्वेश्चन में पेपर ये डिस्कस करेंगे साइंस का। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। टूथ डीके बिगिंस एट द पीएच ऑफ। देखो, अगर 5.5 से नीचे कोई भी पीएच चला जाए, 5.4 ऑप्शन में होता तब भी, 3 होता तब भी, 5.1 है। 5.5 से नीचे एसिडिक मीडियम होने के बाद टूथ डीके, दांतों का अक्षय, दंत अक्षय, जो दांत घिसने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, पहले क्वेश्चन का। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं बताऊंगा, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अच्छे से इस वीडियो को समझ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी दोनों मीडियम के बच्चों को। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो, थर्मल मतलब गर्मी, उष्मीय अपघटन, जो उष्मा से होता है। तो देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्वेश्चन मेरे को कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, कैसा क्वेश्चन पूछा है। पहले ही दे रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑप्शन में भी दे रखा है डिकम्पोजिशन, तो सीधी सी बात है डिकम्पोजिशन वाला होगा। अपघटन पूछ रखा है और क्वेश्चन में भी अपघटन बोल रखा है, तो सीधा सीधा है अपघटन। ये क्वेश्चन कोई मेरे को अच्छा नहीं लगा सिलेक्ट करने का, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। जो सेकंड क्वेश्चन, जो अगली और तीन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। आपको बता दूं, अगर ए और बी मिलके, दोनों दो रिएक्टेंट मिलके, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर एक अभिकारक से दो उत्पाद बन जाए, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन जाए, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, तीन तरह की होती है। या तो थर्मल मतलब उष्मा से हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल विद्युत से हो सकता है, या फिर लाइट, ये सनलाइट जिसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। तीन तरह का अपघटन हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा देगा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देगा। तो उसमें क्या होगा, ए बी प्लस सी, तो सी बी हो जाएगा और ए बाहर निकल जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों आयन एक दूसरे से बदल जाते हैं, हेरा फेरी वाला सिस्टम है, एक दूसरे से बदल जाते हैं। ए बी सी डी था, ए के साथ डी जुड़ जाएगा और सी के साथ बी जुड़ जाएगा। जो आगे लिखे जाते हैं वो प्लस के आयन होते हैं, पीछे होते हैं वो माइनस के आयन होते हैं। तो जो आगे लिखा जाएगा वो आगे ही रहेगा, जो पीछे लिखा जाएगा वो पीछे ही रहेगा, पर वो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, सिर्फ एक दूसरे के साथ बदल जाएंगे। तो ये और चार क्वेश्चन और बनते हैं। समझने की बात है, क्वेश्चन पेपर अगर ये सोल्व करोगे आप तो इनको एक ही आंसर लिखना है, एक ही आंसर करना है, बाकी समझने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन में से चार क्वेश्चन और बनते हैं ऑप्शन टाइप वाले में से, जो तीन ऑप्शन गलत हैं वो भी तीन क्वेश्चन और बनते हैं, तो समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, क्या कहता है कि एक छात्र है पी और एक छात्र है क्यू। उन्होंने देखा कि पी ने देखा कि कुछ प्रोडक्ट, कुछ उत्पाद बनते हैं कॉम्बिनेशन से। दो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग टू कंपाउंड, दो कंपाउंड को बना के एक कंपाउंड बन जाता है। दूसरा कहता है कि कुछ बनते हैं डिसोसिएशन ऑफ टू कंपाउंड्स, तो वन कंपाउंड आना था, यहाँ गलत दे रखा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मैंने देखा ये पूरा पेपर काफ़ी मिस्टेक कर रखी है इसमें, 2 4 5 6 काफ़ी मिस्टेक है। तो जो पी है, दो मिलके एक बना रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और जो क्यू है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मतलब जो पी है वो संयोजन अभिक्रिया है, और जो क्यू है वो अपघटन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है जिसका पीएच 1 होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। 1 2 3 तक का भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेमन जूस भी दे रखा है इसमें, फिर से मिस्टेक, पर इसका सही ऑप्शन है ए। ए ऑप्शन करेक्ट है। जो प्रबल अम्ल है वो क्या है, जिसका HCl, जिसका पीएच 1 है। और क्वेश्चन नंबर 5 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम पूछ रखा है। बाई वॉल्यूम नहीं होता, बाई मास होता है वो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वाटर के अंदर अनुपात, वाटर के अंदर रेशो 2:1 होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2:1। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वाटर के अंदर, H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2:1 होता है। आप लोगों से एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, ये वीडियो जो देख रहे हो आप, पहली बात तो वीडियो पूरी देखो। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देख ली, आप किसी भी स्कूल से हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि
काफ़ी अच्छे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि और कॉन्सेप्ट में मैं साथ के साथ क्लियर करवाऊंगा इस वीडियो में। और दूसरी बात, एक साथ ना देखी जाए आपसे तो धीरे धीरे करके 20 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप एक बार देख लो, 2 नंबर वाले एक बार देख लो, 3 नंबर वाले एक बार देख लो, 4 वाले एक बार देख लो और 5 वाले एक बार देख लो, ऐसे करके एक दिन में पूरी कर लो। और पहले सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों को जो नॉर्थ ईस्ट में है, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, उन बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है सबको घर ले जाने के लिए। अभी 5 दिन की जो छुट्टी है, आज 10 तारीख है, 10 जनवरी है, 15 जनवरी तक जो छुट्टी है, तो क्वेश्चन पेपर उन लोगों को मिला हुआ है और बाकी को नहीं मिला हुआ जिनको, तो वो एक बार इसको समझ लें, इस क्वेश्चन पेपर को, फिर आंसर लिखें बाद में। पहले सारे क्वेश्चन, सारा पेपर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको समझें, समझने के बाद अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये सारे कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश करें। तो जितना ज़्यादा रिकॉल करोगे, मतलब जितना ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे खुद से याद करके, उतना अच्छा है आप लोगों के अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एसआई नोट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है? रेजिस्टेंस होती है एक वायर की जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका मतलब अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और जिसका लेंथ है 1 मीटर, या फिर 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वाली वायर की रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को भी प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो ये जो प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, ए एरिया, एल लेंथ। तो आर की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और जो लेंथ है उसकी यूनिट मीटर होती है, डिवाइड बाय मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या बची? ओम मीटर। इसलिए प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई? ओम मीटर। ये क्वेश्चन और भी बनता है कि जो रजिस्टिविटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है? रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस, एरिया, लेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स, 50% टाल है, 50% शॉर्ट पी प्लांट्स है। देखो जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबे होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ कि समझो बातों को, समझने के बाद उनको याद रखो, याद रखने के बाद फिर उसको सोल्व करो। अगर एक बार में वीडियो देखने की कोशिश करोगे या इरिटेट होगे बीच में, तो आप लोग पढ़ने वाले नहीं हो। देखो मैं दूसरी वीडियो कोई भी मेरी निकाल के देखोगे इस चैनल पे, मैंने जो 9th और 10th का सिलेबस एक्सप्लेन कर रखा है, 10th क्लास का सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो उनमें मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ हेलो बच्चों। अब की वीडियो में बोला है मैंने हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे सब होते हैं, स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ने वाले होते हैं। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स का मतलब है विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। तो आप अगर विद्या को ग्रहण करने वाले हो, विद्या को लेने वाले हो, तो आप स्टूडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहता है, एक क्रॉस कराई गई है 2 मटर के पौधों में जो 50% टाल प्रोड्यूस करते हैं, 50% शॉर्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये करके दिखाया है मैंने। तो ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप लोगों ने पढ़ा है अब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी की क्रॉस, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एकल संकरण क्रॉस में पढ़ा है, जिसमें रिजल्ट 3:1 आता है। वो वाला ऑप्शन मत चूज कर देना, इसमें ध्यान रखना है। ये करके देख लेना आप, पुनेट स्क्वायर बना के, ये इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बना के देख सकते हो कि 50% टाल और शॉर्ट कब आएंगे। तो सिर्फ ये वाला केस है जिसमें 50% टाल और शॉर्ट आएंगे। व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? अंडवाहिका में फर्टिलाइजेशन होती है, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। अंडवाहिका में फर्टिलाइजेशन होती है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ओवरी लिख देते हैं। ओवरी गलत ऑप्शन है, अंडाशय में नहीं होती, अंडवाहिका में होती है। जहाँ से अंडा आता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। व्हाट इज द टर्म फॉर द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? जो करंट के बहने में रुकावट होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं उसको, रजिस्टेंस बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देयर वाज ए सीरिब्रल डिसफंक्शन। सीरिब्रल है जो, वो हिंड ब्रेन का पार्ट है, सीरिबलम भी बोलते हैं जिसको। उस पेशेंट में क्या होता है? सीरिबलम किसको कंट्रोल करता है? पोस्चर को कंट्रोल करता है, पोस्चर और बैलेंस। तो उसमें क्या है? पोस्चर और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो मुद्रा और संतुलन है उसको कंट्रोल करता है ब्रेन का, हिंड ब्रेन का पार्ट सीरिबेलम।
बाकी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ब्रेन के ब्रेन में से कुछ भी पूछ सकता है ये। देखो ध्यान से समझो, ये है फोर ब्रेन के बारे में सारे का सारा। फोर ब्रेन के ये पार्ट है सीरिब्रम जो सोचने का काम करता है, थिंकिंग। सीरिबलम हेमिस्फेयर जो याद रखने का, इंटेलिजेंस। और वॉलंटरी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सीरिबलम हेमिस्फेयर फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ओल्फैक्टरी लोब्स होती हैं जो सूंघने का काम करती हैं। और डाया इंसिफेलन होता है जो हंगर या थ्रस्ट से रिलेटेड है। ये सारे के सारे फोर ब्रेन के फंक्शन, इनमें से कोई भी पूछ सकता है, या फिर ये फंक्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा पार्ट काम करता है या कौन सा भाग हिस्सा ब्रेन का इसको कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में टेक्टम होते हैं जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती है ना, कि एकदम से कुछ चीज़ देख ली और गर्दन उधर मुड़ी या इधर मुड़ी, तो गर्दन, हेड और ट्रंक की जो मूवमेंट होती है, या तो हमने देखा है या सुना है उन चीज़ों को। देखने विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस, जो उद्दीपन है विजुअल या तो देख के या फिर सुन के, उनके उद्दीपन के रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स आएगा उसको देगा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का टेक्टम। और मिड ब्रेन का एक और पार्ट है मध्य, इसको बोलते हैं अगर मस्तिष्क, इसको बोलते हैं मध्य। और ये पीछे वाला हिस्सा सीरिबलम। एक और है सीरिब्रल पेडंकल, जिसमें क्या करता है, आइज की मूवमेंट और प्यूपल का साइज जो चेंज होता है, शेप ऑफ लेंस, उसको कंट्रोल करता है ये। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के पार्ट्स हैं पोन्स, सीरिबलम, मेडुला। ये क्या करते हैं, पोन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और दोनों को जोड़ता है इंफॉर्मेशन को, कि सीरिबलम और सीरी बैरम, मतलब फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है पोन्स। सीरिबेलम है पोस्चर कंट्रोल करता है, और जो प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट्स हैं, कि हमने इतना मुड़ना है और इस डायरेक्शन में मुड़ना है। प्रिसाइज मतलब कि जो असली वैल्यू है उसका कितने नज़दीक है, और एक्यूरेट मतलब 100% सही। जो मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की उनको कंट्रोल करता है। मेडुला है जो तीसरा पार्ट, इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते उनको कंट्रोल करता है, जैसे स्वेलो, कफ, वोमिटिंग, सलाइवेशन मतलब जो थूक आता है, सलाइवा आता है, ब्लड प्रेशर, उन सबको मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लांग ओब्लांग ओब्लैंगेंट, मेडुला कंट्रोल करता है इनको। द जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, जेनेटिक मेकअप, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, बाहर से जो दिखता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को फिनोटाइप बोलते हैं। एलील एक एक पेयर है ट्रेड्स, जैसे कैपिटल टी वो एलील्स हैं, एक पेयर है ट्रेड्स का। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं जिसको होमोजाइगस बोलते हैं, और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं जिसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं, हेटेरोजाइगस बोलते हैं उस कंडीशन को। बाहरी प्रारूप फिनोटाइप, जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप, जीन प्रारूप। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो वो नॉर्थ से शुरू होके बाहर साउथ पे एंड होती है, और अंदर साउथ से शुरू होकर नॉर्थ पे एंड होते हैं, तो ये क्या बन गया, क्लोज्ड लूप बन गए। तो ये बंद लूप होते हैं, बंद घेरे होते हैं। एन एथलेट है, जो एक एथलेट है, थक गया है वो एक्सरसाइज करके, और उसकी मसल में स्टिफनेस हो रही है, मसल उसकी दुख रही है, अकड़ गई हैं, तो हैवी एक्सरसाइज की वजह से। तो ये क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी से मसल में, मांसपेशियों में अवायवीय सब्सटेंस होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से पेन होता है मसल में। तो गर्म पानी से नहाने से ये पेन चला जाता है, क्योंकि उसमें आराम मिलता है, लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है उससे। क्वेश्चन नंबर 14, देखो मैं ही नहीं जब बोल पा रहा, क्योंकि लगातार बोलने से गले में थोड़ी परेशानी हो जाती है। जब मैं एक बार में एक्सप्लेन इतनी नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार आपको एक बार में सारा करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे 20 क्वेश्चन एक बार करना, फिर उसके बाद 2 नंबर वाले, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, और फिर 5 वाले। मेरे को तो एक बार में ही करना पड़ेगा ये ऑब्वियसली। तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, दूसरे स्कूल के दोस्तों के साथ भी। और किस स्कूल तक मेरी वीडियो ये पहुंच चुकी है, तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने स्कूल का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि उस स्कूल तक ये वीडियो पहुंच चुकी है। देखो ये आईडी सबकी अलग होती है यूट्यूब वाली, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन मैसेज कर रहा है या कहाँ से मैसेज आ रहा है, पर अब मैसेज करके ये ज़रूर बता देना कि अब कौन से स्कूल तक मेरी वीडियो ये पहुंच चुकी है।
सॉरी, कि आपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था भाई। राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल ने दिया था। ये दोबारा आ गया पेज। हाँ, एक दो पेज ऐसे दोबारा आए हुए हैं, मैंने इसलिए फ़ोटो ले ली थी कि कहीं पहले एक फ़ोटो अच्छी ना आए तो दूसरी फ़ोटो भी खींच ली थी, तो दोनों सही हैं। और अभी तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत है। पर जैसा पेपर मैंने बना रखा है अपना, मतलब ऐसे लिख लिख के ये सब ऐड करके, तो आप लोग भी ऐसे इसको ऐड कर लेना अपने पेपर में सबको, ताकि जब भी पढ़ने की मतलब एग्ज़ाम आए और आप क्विक रीजन करना है आप लोगों को अपने सिलेबस का, तो तब फटाफट से क्विक रीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल ने दिया था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ओरेस्टेड ने ये बताया था कि जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आइंस्टीन ने मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ गार्ड सेल। जो गार्ड सेल होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जल बाहर, अंदर और बाहर जल का प्रभाव के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। होमोलोगस सीरीज पे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज के बेस पे बताना है नेक्स्ट मेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द होमोलोगस। एल्काइन, एल्काइन की, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ रखा है हम लोगों ने। एल्काइन में बताना है कौन सा होगा। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन की संख्या है उसके दोगुने से दो कम हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ डी ऑप्शन में ऐसा है, कार्बन की संख्या 3 है, दोगुना कितना होता है 6, 6 से दो कम 4, तो ये डी ऑप्शन सही है। C6H6 बेंजीन होती है, ये वाली स्ट्रक्चर है बेंजीन की। ये एक एल्कीन है, मतलब डबल कार्बन कंपाउंड है। एल्काइन डबल कार्बन नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। C2H4 एल्कीन है, वो भी एल्कीन है। ये एल्कीन है। C2H6 दुगने से दो ज़्यादा, अगर हाइड्रोजन है, जितनी कार्बन है उसके दुगने से दो ज़्यादा अगर हाइड्रोजन है तो उसको एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए। 17, 18, 19, 20 आप लोगों को पता है ABCD चूज करने होते हैं। और ए का मतलब है कि जो असर्शन है, मतलब अभिकथन है, और कारण है, वो दोनों सही हैं, और जो कारण है वो अभिकथन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए। अगर दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, जो रीज़न है वो सही नहीं है, नीचे दे रखा है, तो ऑप्शन बी। अगर पहले वाला सही है, पहली बात सही है और दूसरी गलत है, तो ऑप्शन सी। और दो पहली बात गलत है और दूसरी बात सही है, तो ऑप्शन डी चूज करते हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये बात बिल्कुल सही है। देयर मस्ट नॉट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर दो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, अगर दो नहीं है तभी वो एक दूसरे को नहीं काटते, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 17वें का। 18वें में भी बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर। जो सो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, बेकिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। जो खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा, उसका आग बुझाने में यूज़ किया जाता है, अग्निशमक में यूज़ किया जाता है, ये बात सही है। बेकिंग सोडा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जलने से रोकती है। जैसे हम अगर हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो फूंक मारते हैं, हमारी फूंक में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड है आती है मुंह में से, तो वो उसको बुझा देती है, तो ये बात सही है, ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन मोस्ट ऑफ मैटर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बिकॉज सही बात है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग, हाँ वही लिखा है नीचे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है नाइट्रिक अम्ल, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस एकदम बनती है वो वाटर में पानी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती, निकलने से पहले ही उसका पानी बन जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके।
तो नाइट ये ऑप्शन ए करेक्ट है। 19 का भी 19वें का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 20वें में कहता है ट्रेट्स लाइक आई कलर और हाइट और इनहेरिटेड, ये अनुवांशिक लक्षण है, ये वंशानुगत लक्षण है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। क्या? आई कलर और हाइट, सही बात है। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, राइट फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, अदर पार्ट भी। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से क्वेश्चन है ये। दूसरे भाग भी मैंने दूसरे पार्ट भी एक्सप्लेन कर रखे हैं। पहला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया क्या काम करता है? थिक लेयर है, ये इधर लिखा है कॉर्निया, देखो थिक लेयर है ट्रांसपेरेंट सेल्स की। क्या करती है? जो आई को प्रोटेक्ट करती है, विच प्रोटेक्ट द आई, आँख की रक्षा करती है, एंड रिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्शन करती है, अपवर्तन करती है जो आँख में किरणें प्रवेश करती हैं उनको। तो ये दूसरा वाला आइरिस, आइरिस है जो कलर्ड आइरिस है, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, साइज ऑफ प्यूपल टू अलो मोर और लेस लाइट, ज़्यादा या कम लाइट आए उसके प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट हैं, ये देख लो, ये सारे पार्ट, पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट सिलरी मसल्स हैं जो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं ताकि फोकस कर पाए लेंस। फुल रेटिना, रेटिना क्या लाइट सेंसिटिव है, जिसमें दो तरह की सेल्स होती है, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल लो लाइट के लिए सेंसिटिव है, कोन सेल ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है। और क्या करता है रेटिना? लाइट जो है, लाइट आई है, सिग्नल आया है लाइट की फॉर्म में, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर ब्रेन के पास जाते हैं, किसकी हेल्प से? ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस टू ब्रेन, ये ब्रेन तक पहुंचा देती है। प्यूपल क्या है? होल है आइरिस के अंदर जो लाइट को एंटर करने, लाइट की एंटरिंग को कंट्रोल करता है। ये अपर्चर, कैमरे में जैसे अपर्चर होता है लाइट को कंट्रोल करता है जो, वो वाला काम करता है प्यूपिल। आई लेंस क्या होता है? डबल, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डबल कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है आई के, आँख के अंदर, जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्कैलरा क्या है? जो वाइट वाला पार्ट है जो आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है, आई बॉल की रक्षा करता है, वो है स्कैलरा। तो ये अदर पार्ट भी हैं जो हमने लिखना है इसमें, सिर्फ ये पेपर में। ये बाकी मैं समझा, मैंने बोला है अगर आप ये पेपर पूरा कर लोगे तो आपके पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स 60 के अराउंड, अगर ये पेपर आप लोगों ने कर लिया तो बोर्ड में भी 60 के अराउंड समझ लिया सारा, तो बोर्ड में 60 के अराउंड नंबर आपके आ सकते हैं, 80 में से, 80 में से। कॉर्निया हो गया कंप्लीट, आइरस, कॉर्निया और आइरस के काम। व्हाट इज मीन्ड बाय द ट्रॉपिक लेवल? ट्रॉपिक लेवल से पोषी स्तर से क्या मतलब है? किसी भी जीव के द्वारा ली गई अवस्था, उसकी ऊर्जा के अनुसार फूड चैन में, खाद्य श्रृंखला में, उसको बोलते हैं पोषी स्तर। पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनिज्म इन फूड चैन एज पर द एनर्जी इज कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल, उसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। Why the number of tropic levels in a food chain? Why the number of tropic levels in a food chain is limited? नंबर लिमिटेड क्यों होते हैं? क्योंकि 10% एनर्जी लॉ के कारण, 10% एज पर द, ये है इसका आंसर यहाँ से, एज पर द 10% एनर्जी लॉ ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इज इसके बाद यहाँ से ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दैट्स वाई, यही कारण है कि दैट्स वाई द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चैन इज लिमिटेड। अगर 3 से ज़्यादा चले जाएंगे तो 10% एनर्जी के अकॉर्डिंग, अगर पहले के पास 100 जूल एनर्जी है तो दूसरे के पास 10 और तीसरे के पास 1, चौथे के पास तो 0.1 चली गई, इसलिए लिमिटेड है। 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं किसी भी फूड चैन के अंदर, किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर 3 या 4 ही पोषी स्तर होते हैं, क्योंकि 10% एनर्जी का नियम है, क्योंकि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, नेम द टू ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग कौन कौन से हैं? दिमाग, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जा। और पूछता है कौन सा भाग जो हमारे which of these organs play the main role in sending orders to the muscles to work without thinking? बिना सोचे काम करने के लिए मसल को ऑर्डर कौन देता है बिना सोचे, इनवॉलंटरी एक्शन? तो ये काम किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है, मेरुरज्जा का है। ये क्या करता है? ऑर्डर भेजता है दिस सेंड ऑर्डर्स टू द मसल टू वर्क। ये मांसपेशियों को काम करने के लिए
आदेश देता है बिना सोचे। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं इसको। हिंदी वाले बच्चे देख ले, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं इसको। और प्रतिवर्ती क्रिया किस हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। जो बाहर से उत्तेजना मिलती है, बाहर से उत्तेजना मिलती है, उस उत्तेजना के अनुरूप होती है। बाहर से जो कुछ भी उत्तेजना मिलेगी, जैसे गर्म ठंडा लगा तो उसके अनुसार होती है, और एकदम से होती है, अचानक होती है, सडन होती है। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 23 का। फिर से आ गया ये पेज, देख लो एक बार ध्यान से सारे। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक? जो हमारी धमनियाँ होती हैं उनकी दीवारें मोटी और लचीली क्यों होती हैं? क्योंकि धमनियाँ हैं जो, वो ऑक्सीजन वाला रक्त, आर्टरीज हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हार्ट से, और हाई प्रेशर पे, हाई उच्च दाब पे आता है वो रक्त। तो उच्च दाब, हाई प्रेशर से फट ना जाए कहीं आर्टरीज, उससे बचने के लिए जो वाल्स है आर्टरीज की वो थिक होती है। तो द आर्टरीज रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट विद द हाई प्रेशर, सो टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर, उसमें खड़े रहने के लिए, मतलब उस प्रेशर को सहन करने के लिए जो आर्टरीज है उनकी वाल्स थिक होती है और इलास्टिक लचीली होती है, ताकि वो फट ना जाए जो आर्टरीज है हाई प्रेशर में। और वेन्स है, वेन्स क्या करती हैं? जो बिना ऑक्सीजन वाला खून है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, अनऑक्सीकृत जो रक्त है, उसको सारे बॉडी के पार्ट से वापस हार्ट में लेके आती है, तो उसका प्रेशर कम होता है। न्यूनतम है, न्यून या फिर कम रक्तदाब होता है, लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वापस पीछे ना चला जाए, इसलिए उसमें वाल्व लगे होते हैं, इसलिए वेन्स में वाल्व लगे होते हैं। वेन्स कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लो प्रेशर ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी ऑर्गन्स एंड टू अवॉइड बैक फ्लो, वापस ना चला जाए ऑफ दैट ब्लड, वेन्स हैव वाल्व्स, उसमें वाल्व्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, ये देखो समझना है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बार बार कि आप लोगों को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आया, ऐसे ही आप लोगों को पिछले क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, होप, आशा करता हूँ मैं आप लोगों से ऐसी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन? मूत्र बनाने का क्या उद्देश्य है? देखो, जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अंदर, वो बॉडी से बाहर निकल जाएं, ये है उद्देश्य मूत्र बनने का। पेशाब बनने का उद्देश्य ये है, जो हानिकारक केमिकल रासायनिक पदार्थ हैं खून के अंदर, वो गंदगी शरीर से बाहर निकल जाए, ये उद्देश्य है मूत्र बनाने का। और मूत्र बनाने का काम कौन करता है? किडनी, नेफ्रॉन। और मूत्राशय के अंदर इकट्ठा होता है, मूत्र नली के द्वारा बाहर निकाला जाता है, रिलीज थ्रू द पेनिस वाया यूरिथ्रा। यूरिन इज formed by the nephrons of kidney and stored in urinary bladder and released through the penis via urethra. क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, फाइंड द कैटायन एंड आयन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर कैटायन क्या है? मैग्नीशियम आयन, Mg2 पॉजिटिव, NaCl नेगेटिव। शो द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, ये है इसकी फॉर्मेशन। मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एक क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे क्लोरीन को, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नीशियम डोनेट्स इट्स टू इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, दान दे देगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के हर एक एटम के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। दस मैग्नीशियम गेट्स +2 चार्ज एंड ईच क्लोराइड गेट्स -1 चार्ज। मैग्नीशियम के पास +2 आवेश आ जाता है, और क्लोरीन के पास -1, हर एक क्लोरीन के पास -1 आवेश आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपनी मिडल फिंगर, बीच की उंगली, मध्यमा बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर छोड़, और थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्प्रेड परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे फैला दिए जाएं, तो जो मिडल फिंगर है वो क्या देगी? गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। इंडेक्स फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, अगर हमारी ये मान लो मिडल फिंगर है, ये थंब है, और ये इंडेक्स फिंगर है, ये तीनों एक एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो जो मिडल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक करंट को। हाँ, इसमें जो आंसर है उसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ देखना, मिडल फिंगर, यहाँ जो लिखा है मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी?
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया है, इलेक्ट्रिक करंट लिखना है। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगी इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, उल्टा लिख दिया है। और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये थंब का सही लिखा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब देगा, ठीक है। इसको देख लेने के बाद ध्यान से, उल्टा लिख दिया है मिडिल फिंगर का और इंडेक्स फिंगर का। मैंने जो इंडेक्स फिंगर वाला है वो मिडिल फिंगर में लिखना है, जो मिडिल फिंगर का है वो इंडेक्स में लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट, सोलेनोइड क्या होता है? ए नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड का मतलब है कॉपर वायर के ऊपर एक पन्नी चढ़ी होती है पतली सी, उसको बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, ताकि वो दो तार हैं जो आपस में ना चिपक जाएं। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर है ये, जैसे छल्ले बने हुए हैं, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये रैप की गई है, लगाई गई है किसी कार्डबोर्ड के ऊपर, तो इसको सोलेनोइड बोलते हैं। ए नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ओवर कार्डबोर्ड इज कॉल्ड सोलेनोइड। इसको इसको सोलेनोइड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म इन सोलेनोइड, जो सेंटर होता है, बीच वाला पार्ट होता है, ये बीच वाला पार्ट, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो सोलेनोइड की, वो यूनिफॉर्म होती हैं। और जो चारों तरफ है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो कम या ज़्यादा होती हैं। नज़दीक हैं तो ज़्यादा होगी और जो दूर जाएंगे तो कम होती जाएंगी। पर बीच में है जो, वो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है और हर जगह एक बराबर होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस इज द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज, चेंज करना है, मतलब कन्वर्ज कर भी कर सकते हैं, डाइवर्ज भी कर सकते हैं। द पाथ ऑफ द रेज पासिंग थ्रू इट, जो लेंस जो लेंस में से रेज आएंगी उनको कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की पावर है, जो कैपेसिटी है, उसको पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस है जो, उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। एफ इज द फोकल लेंथ, अगर मीटर में दे रखी है तो 1/f, और अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो 100/f, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर की डायप्टर है D। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऐसा यूनिट दे दी। ए स्टूडेंट यूजेज ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अदर -20 सेंटीमीटर। एक पहला पार्ट है जो फोकल लेंथ उसकी कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो उसका पावर क्या आ गई 2.4, 40 डिवाइड बाई 100 2.5 अब प्लस है, प्लस का मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू आई है पावर की, तो मतलब कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है बिकॉज पावर इज पॉजिटिव। सेकंड केस है माइनस है, फोकल लेंथ माइनस में दे रखी है तो पावर भी माइनस में आएगी, और माइनस में अगर पावर है तो वो कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये किरणों को फैला देता है, डाइवर्जिंग लेंस की भी बोलते हैं कनकेव लेंस को। और कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, और कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, जो कन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स है कन्वर्जिंग होता है, वो रेज को इकट्ठा कर देता है एक जगह, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, वाई, क्वेश्चन नंबर 29 में 3 इक्वेशन मेरे को समझ में नहीं आया क्यों दे रखी है, बिना बात की ही दे रखी है, कोई मतलब ही नहीं है इनका। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर कि पहला पार्ट है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और सिल्वर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी में लगाना है, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है वो सबसे पहले और जिसकी सबसे कम है वो सबसे लास्ट में। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है आप लोगों को, सक्रियता श्रेणी याद रखनी है, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से क्वेश्चन आया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, पहले सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, तो ये सीरीज याद रखनी है, इसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर जिंक, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो ये है, वाटर का टूटना करंट की, विद्युत धारा की उपस्थिति में, और ये जो सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड टूटता है। और इसका यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी जो होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसमें यूज़ किया जाता है इस इक्वेशन का। ये AgCl है, इससे बन गया Ag सॉलिड और Cl2 गैस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। तो
जैसे मैं बता रहा था कि मुझे नहीं समझ में आया कि ये जो 3 इक्वेशन दे रखी हैं क्यों दे रखी है क्वेश्चन नंबर 29 में, पता नहीं क्यों दे रखी हैं। ये तो बिना इसके भी हो सकता है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये और एक और भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29, ये देखो जो आप लोगों का 3 नंबर का था, फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 31 भी वही है, सेम एक इक्वेशन और ऐड करनी है उसमें, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ रखी है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर्स के हिसाब से अपना ये थोड़ी जो छोटी मोटी गलतियां हैं इनको सोच के रखना कि ये असली पेपर में नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 देखो, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, ऐसा होता है कनकेव मिरर भाई, ऐसा होता है कनकेव मिरर, जो अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका। कनकेव मिरर है जिसकी दे रखी है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये होती है फोकल लेंथ। ये होता है पी पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है फोकल लेंथ का दुगना 10 सेंटीमीटर ये दे रखी है, तो 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस है। अब क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर अवे, मतलब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, यहाँ बनेगी और बड़े साइज की बनेगी इमेज। तो यही चीज़ें पूछी हैं इसमें कि कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ ये है, वेयर विल बी द इमेज, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, एंड लार्ज इन साइज, और साइज में बड़ी होगी। ठीक है, ओके। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीनों को एक एक एग्जांपल देना है। 2 एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं पर इसमें दोबारा दे रखा है तो दोबारा लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, जब ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 1 से 2 बन गए, ये एक रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है, तो 2 उत्पाद बन गए, 2 प्रोडक्ट बन गए, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और हीट करके किया है तो इसलिए तापीय अपघटन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हुआ है इसलिए विद्युत अपघटन है, और ये सनलाइट की हेल्प से हुआ है इसलिए प्रकाशीय अपघटन है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, फिनोमिना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जैव जैव आवर्धन बोलते हैं जिसको, क्या होता है ये एक्सप्लेन। जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर उनकी अमाउंट बढ़ती जाती है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस एट हायर ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और बायो मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं हिंदी में इसको। इस हाउ डज इट अफेक्ट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, पर्टिकुलरली टर्चरी, जो तृतीय उपभोक्ता है उनको कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा होगी अमाउंट इसलिए वो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग, जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाती है पोषी स्तर बढ़ने के साथ साथ, तो जो सबसे ज़्यादा तृतीय पोषी स्तर पर होंगे उनके अंदर हानिकारक पदार्थों की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी और वो बीमारी की चपेट में या मौत के करीब सबसे पहले जाएंगे। वाई फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन ए फूड चेन, कि एक किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा जाती है, वो एक ही दिशा में क्यों जाती है, तो इसलिए जाती है भाई कि जो खाता है जिसको, क्योंकि खाने वाला जीव है जो, उस जीव को ऊर्जा नहीं दे सकता जिसको खाया जा रहा है। अगर मैं घास खा रहा हूँ तो घास को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा मुझे ही मिलेगी, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म हु इज ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म विच इज बीइंग ईटन, जिसको खाया जा रहा है उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता जो खा रहा है, इसलिए एनर्जी है जो वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये देखो डबल सर्कुलेशन क्या चीज़ है, एक चक्कर पूरा करने के लिए रक्त को, ब्लड को एक चक्कर पूरा करने के लिए बॉडी के अंदर 2 बार हार्ट से, 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़ता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। टू कंप्लीट 1 सर्कल इन बॉडी ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, 2 बार जाता है हार्ट के अंदर से, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। देखो हार्ट, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम जो लंग्स है, लंग्स से ब्लड आया हार्ट के अंदर, लंग्स से हार्ट में, और हार्ट से चला गया किसमें, बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन्स में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वाला ब्लड यूज हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गई ब्लड की, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके वापस आई ब्लड वेसल्स हार्ट के अंदर, और एक बार
पहले आया था लंग्स से, फिर आया बॉडी ऑर्गन से, और फिर हार्ट से वापस चला गया लंग्स में। तो 2 बार एंटर हुआ और 2 बार एग्जिट किया हार्ट में से, इसलिए एक सर्कल पूरा करने के लिए 2 बार हार्ट के अंदर एंटर करना पड़ता है ब्लड को। इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, इसी को दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। और जब जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन में जाता है और बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट में आता है, इसको बोलते हैं दैहिक परिसंचरण या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक मतलब सिस्टम मतलब बॉडी, सिस्टम है, बॉडी है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैहिक परिसंचरण बोलते हैं। और जब जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस फिर हार्ट में आता है, इसको बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी इज रिलेटेड टू हार्ट, हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस, जो इससे लंग्स से रिलेटेड है, फेफड़ों से रिलेटेड है, फुफ्फुसी परिसंचरण। Why is the separation of right side and left side of the heart यूजफुल? कैसे यूजफुल है? देखो, ये है हमारे हार्ट की जो इधर वाली साइड है, ये है लेफ्ट साइड, और इधर वाली है जो राइट साइड है। लेफ्ट साइड है जो मतलब जो हम राइट हैंड की से लिखते हैं, राइट हैंड की तरफ होती है वो लेफ्ट होती है लिखने में, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो राइट है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन वाला खून होता है, ऑक्सीकृत खून होता है, और लेफ्ट में, और राइट में क्या होता है? अनऑक्सीकृत, बिना ऑक्सीजन वाला या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दोनों के दोनों अलग अलग होती हैं। ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो वो एनर्जी देता है, एनर्जी लेने में हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही आग लगती है, जिससे ऊर्जा मिलती है बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ये फायदा कैसे है बर्ड्स और मैमल्स को, पक्षियों को और स्तनधारियों को? क्योंकि इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है हर समय। और वो ऊर्जा कैसे मिलती है? ऑक्सीजन वाले ब्लड से, ऑक्सीजन यूज हो जाती है ब्लड की। तो जब दोनों अलग अलग हैं, ऑक्सीजन वाला खून अलग है और बिना ऑक्सीजन वाला अलग है, तो ईजी हो जाता है एनर्जी लेना इन ऑर्गेनिजम्स के लिए। बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर एनर्जी एवरी टाइम एंड दस दे नीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एनर्जी लेने के लिए कैसा ब्लड चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत खून चाहिए, ऑक्सीकृत रक्त चाहिए। सो दिस सेपरेशन इज हेल्पफुल फॉर देम फॉर देयर एनर्जी नीड्स। उनकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये जो सेपरेशन है, विभाजन है, ये उपयोगी है। क्यों जरूरी है? दिस सेपरेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त को अलग करने में हेल्प करता है ये जो विभाजन है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर, रोक रहा था एकदम से और ये चला गया पीछे, मतलब वीडियो वहीं रुक गई। नेक्स्ट वीडियो इसलिए सेकंड पार्ट डालना पड़ेगा इसका, डाला भी। अब जब आप देख रहे होंगे तो ये सेकंड पार्ट में देख रहे होंगे इस वीडियो को, क्योंकि पहले वाले वीडियो मेरे से बीच में से क्लिक होने के बाद कट हो गई है, वो वहीं तक बनी है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 33 तक। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ फटाफट। होमोलॉगस सीरीज की बात कर रहे हैं हम। कंस्ट्रक्ट होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्केन्स एंड एल्काइंस। 3 या 4 मेंबर की बना सकते हो होमोलॉगस सीरीज आप। और एल्केन का जो पहला मेंबर होगा वो 1 कार्बन वाला होगा। एल्कीन और एल्काइन दोनों का पहला मेंबर 2 कार्बन वाला होगा, याद रखना है ये। एल्केन का पहला मेंबर CH4, फिर एक नेक्स्ट मेंबर में एक CH2 जोड़ते जाओ, एक CH2 जोड़ते जाओ, नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा प्लस CH2। नेक्स्ट मेंबर बनाने के लिए किसी भी समझातीय श्रेणी, किसी भी होमोलॉगस सीरीज का, किसी भी समझातीय श्रेणी का। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। प्रोपेन और ब्यूटेनोइक एसिड। प्रोपेन और ब्यूटेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है। देखो, ये है प्रोपेन की स्ट्रक्चर। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन और उसके चारों तरफ 4 डंडे लगा दो, 1 2 3 4, ये 4 डंडे, तो ये प्रोपेन की स्ट्रक्चर है। ये ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट मतलब 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला है। और ओइक एसिड मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। तो ब्यूटेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। प्रोपेन और ब्यूटेनोइक एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन
इज एडेड टू अनसैचुरेटेड, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन मिला दी जाती है निकल की प्रेजेंस में, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाते हैं। इसी का इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति घी से देसी घी बनाने के लिए, नकली घी बनाने के लिए। जो असंतृप्त है उनको हाइड्रोजन पास करा दी जाती है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन हो जाता है, रिड्यूस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, और इनमें से एक करना है, या तो ये ऊपर वाला करना है या फिर ये करना है। और है वन का जो अभी सोल्व करोगे पेपर में, समझाने के लिए दोनों समझा रहा हूँ, पेपर में करना है एक ही है, जब पेपर में करोगे तो एक ही करना है। व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड C2H2O2 रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ, ये एस्टर बनाने की प्रोसेस है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया है ये। आइडेंटिफाई द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल होगा, और इथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं जिसको। एसिटिक अम्ल और इथेनोइक अम्ल दोनों एक ही नाम है। इथेनोइक अम्ल है जो, इथेनोइक एसिड है जो, वो उसका IUPAC नेम है। एसिटिक है जो, वो उसका कॉमन नेम है। अल्कोहल है जो, अल्कोहल इथेनॉल है जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। स्ट्रक्चर इसकी भी पूछ सकता था, इसलिए मैंने बना दी, ये स्ट्रक्चर इसकी है। अब आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, एक्स है जो, वो एस्टर है, और जो अभिक्रिया है ये, वो एस्टेरीकरण है। और बी पार्ट ये था, कंपाउंड ये बना दिया हमने, ये इसकी यौगिक की संरचना है, एस्टर बोलते हैं जिसको। राइट द केमिकल इक्वेशन इंक्लूड, ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन ये वाली है भाई, एस्टरीकरण की केमिकल इक्वेशन ये वाली है। एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4, ईथर बन जाता है, वाटर निकल जाता है। एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन निकल जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन चली गई, यहाँ से OH चला गया, और ये उल्टा होकर जुड़ जाता है इसके साथ। ये देखो ये वाला हिस्सा ये है, और ये उल्टा करके जुड़ गया, CH2 पहले आ गया और CH3 बाद में आ गया। ठीक है, तो ये एस्टर है, सुगंधित पदार्थ होता है, खुशबूदार पदार्थ होता है, जिसका सेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, या साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है खुशबू देने के लिए। अभिक्रिया का नाम एस्ट्रीकरण है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू देयर पार्ट्स रूट, तो कुछ जड़ों से, तने से, पत्तियों से उग जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कायिक संवर्धन बोलते हैं भाई, इसको कायिक संवर्धन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं जिसको, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। मेंशन द नेम एंड द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, नेम क्या है इसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और टाइप क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कायिक संवर्धन, और अलैंगिक जनन। राइट टू एडवांटेज, इसके दो लाभ क्या हैं, जल्दी ग्रोथ करता है, फास्ट ग्रोथ होती है, और जो पौधे अपना बीज बनाने की ताकत खो चुके हैं उनको भी ग्रोथ किया जा सकता है, और एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, एक ही बार में बहुत सारे प्लांट्स उगाए जा सकते हैं और तेज गति से उगाए जा सकते हैं। लिस्ट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग इज नोट, अगर अंडा फर्टिलाइज्ड हो जाए, एग फर्टिलाइज्ड हो जाए तो क्या होगा, और जब फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा। ए पार्ट में देखो, जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूट्रस की जो वाल्स हैं वो टूट जाएंगी और बाहर निकल जाएंगी, रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी इन फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, म्यूकस और ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेंगे, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा वैसे ही, और एग नेक्स्ट मंथ फिर से रिलीज होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, एग फर्टिलाइज नहीं होता। और दूसरा केस है एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो उस केस में प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी अकर्स एंड, और जो बेबी है, फीटस है, इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है यूट्रस की वाल्स पे, इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस ऑन द वाल्स ऑफ यूट्रस, और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है 9 महीने के लिए, तब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होती, और जो एग है वो भी बनना, रिलीज होना, होते तो बाय बर्थ ही है फीमेल के अंदर, वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं 9 महीने तक, जब तक प्रेगनेंसी चल रही है तब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होती। तो ये चेंजेस आते हैं फीमेल बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब एग फर्टिलाइज्ड होता है या एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता।
ऑन कटिंग द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू मैनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मैनी ऑफ दीज पीसेस डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल, उसके नए इंडिविजुअल बन गए। नेम द प्रोसेस एंड लिस्ट टू ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस है रीजनरेशन, पुनर्जनन, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म है ये रीजनरेशन, और ये हाइड्रा और प्लेनेरिया में होती है। ड्राई स्कीमेटिक डायग्राम, ये डायग्राम बताना है, डायग्राम बना के कोई एक ही ऑर्गेनिज्म का इनमें से। तो क्या होता है, कट, ये पहला पहला केस है, पहली कंडीशन है कि प्लेनेरिया में कट लगा दिया, कट कट इनटू पीसीज, और उन पीसीज वो पीस सेपरेट हो गए, ईच पीस सेपरेट, और उसके बाद ईच पीस ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, हर एक हिस्सा एक नए जीव में बदल जाता है, एक हर एक हिस्सा नए जीव में ग्रोथ करता है, उभर जाता है। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो, वो सारे इन प्रश्नों को देख सकते हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ, हिंदी में सुन सकते हैं और लिख सकते हैं साथ के साथ। जो निषेचन होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, और अगर निषेचन नहीं होता जब, तो गर्भाशय की दीवारें टूटने लगती हैं, जिससे मासिक धर्म या रजोधर्म होता है, और जो रक्त और म्यूकस की रूप में योनि से बाहर निकलता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन एनी वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म नेम्ड। ये तो हो गया ऊपर वाला। सेकंड पार्ट, व्हाट हैपन व्हेन मैच्योर स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स अटेन कंसिडरेबल लेंथ। स्पाइरोगायरा किस में होती है, राइज, ये स्पोर फॉर्मेशन। तो उस टाइम जब स्पाइरोगायरा की फिलामेंट बड़ी हो जाती हैं, डंडियाँ बड़ी हो जाती हैं उसकी, तो उसके ऊपर स्पोरेंजिया बन जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया टेक्स प्लेस। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पोरेंजिया, गोल गोल सी, जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं, तो वो बनने लग जाते हैं जब वो डंडियाँ बड़ी हो जाती हैं। मैच्योर स्पाइरोगायरा फिलामेंट अटेन कंसिडरेबल लेंथ। स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बर्स्ट ऑन मैच्योरेशन। जब वो फूट जाती है तो क्या होता है, स्पोर स्प्रेड्स आउट, स्पोर बाहर निकल जाते हैं, और वो फूड या सोइल के ऊपर लैंड कर जाते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, जब अच्छी कंडीशन आती है उनके उगने की, और नया ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। ठीक है, ये लिखना है एज इट इज। स्पोर फॉर्मेशन राइजोप्स में होता है। वेजिटेटिव कायिक परिवर्तन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, जो अभी हिंदी में पीछे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हाउस होल्ड यूजेस 2 ट्यूबलाइट्स 40 वाट ईच, 3 फैन 60 वाट ईच, और फॉर 8 आवर्स ए डे। तो एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, और बिल कितना आएगा 5 किलोवाट आवर के हिसाब से। एक दिन में कितनी होगी, 2 इंटू 40, दो है पंख ट्यूबलाइट्स 40 वाट की, प्लस 3 इंटू 60 फैंस है, जो कितना हुआ टोटल 260 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100, और किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, एक 8 घंटे चलती है तो इंटू 8। टोटल यूनिट कितनी हुई एक दिन की, 2.08 किलोवाट पर डे। एक दिन की यूनिट हुई, 30 दिन की यूनिट कितनी होंगी, इंटू 30 कर देंगे तो 30 दिन की यूनिट आ जाएंगी, 30 दिन की यूनिट आ गई। 30 दिन की यूनिट कितनी हुई 62.4, और एक यूनिट का रेट कितना है 5 रुपये, तो 30 दिन की यूनिट जो है 62.4, उनका रेट क्या होगा, ₹312, 312 रुपये बिल आएगा 30 दिन का। ये जो सेकंड पार्ट है इसका, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट के, विद्युत धारा के समानुपाती है, ये कहता है। ये ग्राफ बनता है V इज डायरेक्टली रिलेटेड टू I, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और जो ये डायरेक्टली रिलेटेड वाला ये वाला निशान है, इसको उठाने के बाद कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ वो कांस्टेंट है R, तो V इज इक्वल टू IR, ये रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ भाई। इतना सारा जो लिख रखा है, कोई इसका यूज़ तो होता नहीं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो है नहीं है जो पैराग्राफ में से आंसर आएंगे, साइंस है, और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पेपर में किसी भी तरह आएगा, क्योंकि सबका आंसर सेम ही है, और वो जो फोर्थ पार्ट है वो गलत भी दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो। ए लेंस थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, ये कन्वेक्स लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस है, जो
किनारों से पतला और बीच से मोटा होता है। दूसरा, किनारों से मोटा और बीच से पतला होता लेंस, जिसको कनकेव लेंस बोलते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है, जिसको हिंदी में उत्तल बोलते हैं, और ये अवतल, जिसको इंग्लिश में कनकेव बोलते हैं। कनकेव। डिफरेंस इनमें, ये कन्वर्जिंग है, ये सारी को एक जगह इकट्ठा करता है, जो रेज आती है उनको एक जगह इकट्ठा कर देता है, और ये जो रेज आती है उनको फैला देता है। डाइवर्जिंग है। ये किनारों से पतला बीच से मोटा होता है, ये बीच से पतला किनारों से मोटा होता है। तो a lens thicker in the middle and thinner at the edges is convex lens. Which type of lens is used in magnifying glass? Magnifying glass के अंदर भी convex lens यूज होता है, eyes के अंदर भी convex lens, bifocal convex lens यूज होता है। magnifying glass is also known as convex lens। ये देखो तीनों के आंसर convex lens, convex lens, convex lens, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन कोई चांस नहीं आने का। और सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन फोर्थ जो क्वेश्चन है वो गलत दे रखा है। To obtain a magnification of -0.5 with convex lens, what should be where should be the object placed? इतना नहीं है, इसमें फोकल लेंथ नहीं दे रखी, फोकल लेंथ भी देंगे, एफ और देंगे, तब ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। बिना फोकल लेंथ के ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। कैसे होगा? फोकल लेंथ देने के बाद मैग्निफिकेशन दे रखी है, मैग्निफिकेशन वी बाई यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की दूरी डिवाइड बाई बिंब की दूरी, -0.5 वी बाई यू, -0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको वी में कन्वर्ट कर लेंगे वैल्यू को सारी को, तो v इज इक्वल टू -1/2 यू, और ये v वाली वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे 1/f, v की जगह u की ये वैल्यू रख देंगे -1/2, और उसके लिए हमारे पास f की वैल्यू और होनी चाहिए, f की वैल्यू के बिना ये नहीं निकलेगा ये भाई, ठीक है। तो जब ये f की वैल्यू दे रखी होगी तो हम ये v की वैल्यू को u की टर्म्स में लिख देंगे, तो हमारे पास सिर्फ u बचेगा, हमारे जिसकी वैल्यू नहीं है, और u ही हमें निकालना है। u इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर पर रखेंगे वही हमें निकालना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर f और दे रखा होता तब ये सोल्व होता, ये अब इस कंडीशन में सोल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। सेक्स डिटरमिनेशन मेथड, फिर से वही बात है, हिंदी इंग्लिश नहीं है ये कि जो पैराग्राफ में से आंसर मिलेगा, पैराग्राफ का और आंसर का कोई रिलेशन नहीं है, सीधा आंसर पढ़ा, सीधा क्वेश्चन पढ़ा करो। हाउ इज प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन मिसयूज, कैसे मिसयूज होता है इसका? पहले जो लोग हैं, अब तो नहीं है, नहीं करते लोग बहुत ज़्यादा, अब समझ आ गई है, पढ़े लिखे हो गए हैं लोग न, और डॉक्टर भी नहीं बताते अब ये, क्योंकि जेल है सीधी डॉक्टर को अगर ये बताएगा कि कौन सा सेक्स है बच्चे का जो गर्भ के अंदर है। पीपल यूज टू डिटेक्ट, पहले क्या करते थे? पीपल यूज टू डिटेक्ट, यूज टू मतलब पहले किया जाता था ऐसे, डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन यूट्रस, जो गर्भाशय में बच्चा है उसका लिंग पता करते थे, और अगर वो बच्ची है मतलब फीमेल है तो उसको अबॉर्शन करा देते थे। इफ दैट कम्स आउट टू बी ए गर्ल चाइल्ड, दे अबॉर्ट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देते थे वो, मतलब गर्भ गिरा देते थे, बच्चा गिरा देते थे। ये ऐसे यूज होता था। इज की जगह क्वेश्चन में भी मेरे हिसाब से वाज आना चाहिए, अवेयर करो लोगों को कि ऐसा काम ना करें, पहले होता था अब नहीं होता। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स? 22 पेयर्स है ऑटोसोम्स के जो दूसरे कैरेक्टर्स को बताते हैं, और 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स का जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, और वो 1 पेयर मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। सबको पता है इसका, ये तो सबको ही पता होगा। ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन, ये नहीं, ऊपर वाला कह रहा था। ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल के 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द, कोई रिलेशन नहीं है, 2 चिल्ड्रन का, कंफ्यूज करने के लिए बता रखा है आप लोगों को ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम हैविंग ए गर्ल नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, 1/2। दोनों चांसेस हैं, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। विच सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्ल चाइल्ड? गर्ल चाइल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्स फ्रॉम मेल, फीमेल से तो हमेशा ही एक्स आता है, अगर मेल से भी एक्स आया क्रोमोसोम तो लड़की पैदा होगी, तो एक्स फ्रॉम मेल। ड्राई डायग्राम डिपिक्टिंग सेक्स डिटरमिनेशन, ये डायग्राम बना देना है, पुनेट स्केयर भी बना सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, 50% मेल 50% फीमेल। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो,
38 हो गया। 39 देखो, मेटल ऑक्साइड्स, ये फिर से इस क्वेश्चन, अगर इस पैराग्राफ को भी पढ़ोगे, कभी कभी पढ़ भी लिया करो, अगर इस पैराग्राफ को भी पढ़ोगे, हिंदी वाले पढ़ेंगे, तो इसमें एक उदाहरण दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इंग्लिश में नहीं दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सीधा मिसप्रिंट है, सच एज दे रखा है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल और अक्षारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ये उदाहरण में पूछ रखा है, एक तो 1 नंबर आ सकता है अगर ये आपने पढ़ा है ध्यान से, तो क्वेश्चन मतलब ऐसा पेपर है में आया है और आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है उस पेपर को, तो 1 नंबर यहाँ से आ सकता है। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। अब मैग्नीशियम के बारे में इस पैराग्राफ में कुछ नहीं दे रखा और क्वेश्चन में पूछ रहा है वही। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO, जो व्हाइट कलर का पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है, सफ़ेद राख होती है, और ये उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है, बहुत सारी उष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इसमें। तो MgO इज फॉर्म्ड एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम कीप्ड इन कैरोसिन, कैरोसिन में क्यों रखते हैं इनको, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं, एकदम से जब एयर के कांटेक्ट में आती हैं, वाटर वेपर होते हैं एयर में, एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन है ही, वाटर वेपर है ही, वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बहुत फास्ट। सोडियम और पोटेशियम को अगर केरोसिन ऑयल से बाहर रखेंगे तो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड कैचेस फायर ऑन कमिंग कॉन्टैक्ट विद एयर, इसलिए उनको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील धातुएं हैं और हवा के कॉन्टैक्ट में आते ही, हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है तुरंत। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल ऑक्साइड, एसिड धातु है, धातु जब अम्ल ऑक्साइड के साथ, किसी भी अम्लीय ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ जब भी कोई अम्ल अभिक्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। उसका एक उदाहरण भी देना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। एसिड दे देंगे HCl, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, 2HCl प्लस MgO MgCl2 प्लस H2O, संतुलित है, दोनों के दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये कह रहा था मैं, अगर ये एग्जाम्पल लिख दोगे तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, दोनों उभयधर्मी हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी और जिंक का ऑक्साइड भी, ये दोनों अम्ल और अक्षारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। अगर अम्ल स्ट्रॉन्ग है तो ये अक्षारक बन जाएंगे, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये बेस बन जाएंगे, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन है दोनों, ये एल्यूमिनियम के साथ भी हो सकती हैं, जिंक के साथ मैंने लिखी हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर पूरा यहीं पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है पहले भी, इस वीडियो के बीच में भी, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, समझी है, तो आपके 60% 60 आउट ऑफ 80 नंबर आराम से आ जाएंगे पेपर में, अगर समझा है सारी चीज़ों को अच्छे से। और एक और बात मैंने बोली है कि ये पेपर कहाँ तक पहुँच गया, कितने बच्चों तक पहुँच गया, किस एरिया तक पहुँच गया, तो अपने स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपने स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो ये आप लोगों का पेपर था कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को अगर ये लगता है कि व्यूज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है वो। सिर्फ मैं, इतनी सी मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विज्ञान में पास हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बात को लेकर याद करें कि सर ने हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से पढ़ाया है। और अगर आप लोग कहीं और वीडियो देखते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, उनकी वीडियो भी तो देखते हैं, उनकी वीडियो भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप पढ़ने की अच्छी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें क्या ही चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी और वीडियो के लिए, या फिर कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें, कमेंट सेक्शन में लिख दें। कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। मैंने पहले भी बताया है इस वीडियो में कि कमेंट से पता नहीं चलता, सबकी आईडी अलग है, ईमेल आईडी के बेस पे यूट्यूब आईडी बनती है, तो कमेंट से पता नहीं चलता किसने कमेंट किया है। तो आप लोग निश्चित रूप से, कुछ भी डाउट है आप लोगों के पास, या तो साइंस से रिलेटेड या फिर किसी लाइफ के टॉपिक से भी रिलेटेड, जो आप जानना चाहते हैं, जो कन्फ्यूज़न है, इस एज में बच्चों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होती हैं, कुछ भी आप डाउट एनी टाइम वीडियो के किसी भी
कमेंट में डाल सकते हैं, किसी भी वीडियो कमेंट में डाल सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।